आज मैं आप लोगों को देश के अंतिम वीर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताने वाला हूँ, जो चौहान वंश के राजा थे, जिन्होंने अफगानी लुटेरा मोहम्मद गौरी को युद्ध में 17 बार हराया था। पृथ्वीराज चौहान जैसे महान राजाओं का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और हर एक नागरिक को उनके बारे में जानना चाहिए। इतिहास में उपलब्ध जानकारियों के अनुसार सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1163 ईस्वी में गुजरात के पाटन नामक स्थान के पतंग गांव में चौहान वंश के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरा देवी के घर में पहली संतान के रूप में हुआ था। राजा सोमेश्वर चौहान ने अपने पुत्र के नामकरण और भविष्य फल को जानने हेतु राजभर के विद्वानों को दरबार में बुलाया, जहां विद्वानों ने सोमेश्वर चौहान के पुत्र का नाम पृथ्वीराज रखा। विद्वानों ने पृथ्वीराज चौहान के भविष्य फल के बारे में बताया कि हे राजन, आपका पुत्र आगे चलकर एक प्रभावशाली यशस्वी सम्राट बनेगा। विद्वानों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। पृथ्वीराज चौहान की प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान के अजमेर में स्थित सरस्वती कंठाभरण विद्यापीठ से हुआ था। वर्तमान में यह विद्यापीठ 2.5 दिन का झोपड़ा के एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थित है। इस विद्यापीठ में अपने छोटे भाई हरिराज के साथ रहते हुए लगभग 6 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। पृथ्वीराज को संस्कृत, प्राकृतिक, मगधी, पैशाचिक, सौर और अपभ्रंश भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा विद्यापीठ में रहते हुए अपनी परंपरागत शिक्षा के साथ वेदांत, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान की मीमांसा और चिकित्सा आदि की शिक्षा प्राप्त की। पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण चलाने का ज्ञान था। इसमें बिना देखे आवाज के आधार पर बाण चला सकते थे और सही निशाना लगा सकते थे। पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाने का शिक्षा उनके दादा अनंगपाल ने दी थी। जब पृथ्वीराज चौहान मात्र 13 वर्ष की अल्प आयु में थे तो उनके पिता सोमेश्वर चौहान का निधन हो गया, जिसके बाद पृथ्वीराज को उत्तराधिकारी के रूप में अजमेर राज्य की गद्दी पर बिठाया था। उस समय पृथ्वीराज की उम्र कम थी। जब पृथ्वीराज के दादा अनंगपाल की मृत्यु हुई तो राजा सिंहासन की गद्दी पर बिठाकर पृथ्वीराज को दिल्ली का शासन बना दिया गया और कुशलता पूर्वक दिल्ली की सत्ता संभाली और साम्राज्य को विस्तार किया और इस प्रकार वे एक वीर योद्धा बन गया। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता दोनों एक कैसे हुए। पृथ्वीराज चौहान और रानी संयोगिता की प्रेम कहानी को आज भी मिसाल दी जाती है। पृथ्वीराज चौहान की अद्भुत साहस और वीरता की चर्चा हर तरफ थे। वही जब राजा जयचंद की बेटी संयोगिता ने उनके बहादुरी और आकर्षण की चर्चा सुने तो उनके हृदय में पृथ्वीराज चौहान के लिए प्रेम भावना उत्पन्न हुए और वे चोरी छुपे गुप्त रूप से पृथ्वीराज चौहान को पत्र भेजने लगा। पृथ्वीराज चौहान भी राजकुमारी संयोगिता की खूबसूरती से बेहद प्रभावित थे और वे राजकुमारी की तस्वीर देखकर ही उनसे प्यार कर बैठे थे। वही जब दूसरी तरफ रानी संयोगिता के पिता जयचंद को ये बात पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी संयोगिता का विवाह के लिए स्वयंवर करने का फैसला किया। वही इस दौरान राजा जयचंद ने समस्त भारत पर अपना शासन चलाने का इच्छा के चलते अश्वमेध यज्ञ का आयोजन भी किया था। इस यज्ञ के बाद ही रानी संयोगिता का स्वयंवर होना था। वही पृथ्वीराज चौहान नहीं चाहते थे कि क्रूर और घमंडी राजा जयचंद को भारत में बेइज्जती हो। इसी के लिए उन्होंने राजा जयचंद का विरोध किया था, जिससे राजा जयचंद के मन में पृथ्वीराज के प्रति घृणा और भी ज्यादा बढ़ गई।
जिसके बाद उन्होंने अपनी बेटी का स्वयंवर के लिए देश के कई छोटे बड़े महान योद्धाओं को न्योता दिया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करने के लिए न्योता नहीं भेजा और द्वारपाल के जगह पृथ्वीराज चौहान की मूर्तियां लगा दी। वही पृथ्वीराज चौहान जयचंद की चालाकी को समझ गए और उन्होंने अपनी प्रेमिका को पाने के लिए एक गुप्त योजना बनाई। बताते हैं कि उस समय हिंदू धर्म में लड़कियों को अपना मनपसंद वर चुनने का अधिकार था। वही अपने स्वयंवर में जिस भी व्यक्ति को वो गले में माला डालते वो उसकी रानी बन सकती थी। वही स्वयंवर के दिन बड़े बड़े राजा अपने सौंदर्य के लिए पहचाने जाने वाले संयुक्ता से विवाह करने के लिए शामिल हुए। उसी समय स्वयंवर में संयुक्ता ने अपने हाथों में वरमाला लेकर एक एक कर सभी राजाओं के पास से गुजरी और उनकी नजर दरबार पर स्थित पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर पड़ी। तब उन्होंने द्वार पर खड़ी पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर माला डाल दिया, जिसे देखकर स्वयंवर में आए राजा खुद को अपमानित महसूस करने लगे। वही पृथ्वीराज चौहान अपने गुप्त योजनाओं के मुताबिक द्वारपाल प्रतिमा के पीछे खड़े थे और तभी उन्होंने राजा जयचंद के सामने रानी संयुक्ता को उठाया और सभी राजाओं को युद्ध के लिए ललकार कर अपनी राजधानी दिल्ली चल पड़े। इसके बाद राजा जयचंद को गुस्से से आग बबूला हो गया और इसका बदला लेने के लिए उसकी सेना ने पृथ्वीराज चौहान का पीछा किया, लेकिन उसकी सेना पृथ्वीराज चौहान को पकड़ने में असफल रहे और इस तरह से पृथ्वीराज चौहान और रानी संयुक्ता का विवाह हुआ।